हेलो स्टूडेंट्स, चलो कुछ एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन एटॉमिक के। देखो पहला क्वेश्चन, तो इससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो C12 का कंसेप्ट होता है। देखो, अज्यूमिंग दैट एटॉमिक वेट ऑफ C12 इज 150 यूनिट। हम ये जानते हैं कि सबसे पहले जब हमने बेस किसी को लिया था, बेस फॉर एटॉमिक मास, तो वो C12 को ही लिया था। कार्बन 12 को मानकर करते थे कि इसका वेट 12 ग्राम है, तो फिर इससे कंपेयर करके हम पीरियोडिक टेबल में बाकी सारे एलिमेंट्स का वेट निकालते थे। तो अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया और ये क्या बोल रहा है कि जो C12 है हमारा, उसका अब की बार मास है 150 यूनिट फ्रॉम एटॉमिक टेबल। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 12 एटॉमिक मास यूनिट है दैट इज 150 नाउ। तो 1 AMU किसके बराबर हो गया? 150 अपॉन 12। ठीक है। अब हमसे यहाँ टेबल में पूछ रहा है कि फिर O16 का वेट निकालो कितना होगा। तो ठीक है, सिंपल है, 1 AMU आ गया। 1 AMU ये है, तो अगर ऑक्सीजन 16 का निकालना है तो 1 AMU की वैल्यू इतनी, तो 16 AMU की वैल्यू कितनी होगी? 200 यूनिट्स। तो ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था कि किस तरीके से ये जो वेट का कंसेप्ट होता है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसमें सच कोई भी ज्यादा चीज देखने वाली जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये एक्सपोनेंट का प्रॉब्लम रहता है, तो ठीक कर लो इसको। ये है टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ अ डिस्टेंस ऑफ 8 × 10⁷ किलोमीटर। मतलब मार्स में और अर्थ में इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, तो इसको पहले मीटर में कर लेते हैं अपन। तो डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड हमारे पास कितना हो गया? मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसको, तो 8 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी रहेगी? रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कितनी रहती है वेलोसिटी? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा? टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कोई तकलीफ ही नहीं इसमें। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास है 8 × 10⁻10 मीटर, वेलोसिटी हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई तकलीफ इसमें? कैंसिल करो इसको, ये कितना आ गया? 2.66 × 10⁻² सेकेंड्स। मतलब इतना टाइम लग जाएगा भैया। सिंपल क्वेश्चन। तो अभी मैं एकदम बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूं, तो इसमें कोई ज्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे अप्रोच करें इसको? 2 मिनट का टाइम लेके सबसे पहले यही सोचा करो हमेशा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या बोल रहा है? हमको किसके लिए रेडियस रेशियो निकालना है? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए निकालना है एटॉमिक नंबर 1, लिथियम के लिए निकालना है एटॉमिक नंबर 3। ठीक, तो सेकेंड ऑर्बिट हमको बोल रहा है हाइड्रोजन का, तो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके लिए अगर हम रेडियस लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? इस तरीके से लिख लेता हूं। ठीक है, R2 हाइड्रोजन के लिए ये हमारा हो जाएगा 0.529 × n²/z। ठीक, और फिर हमको लिथियम के लिए भी लिखना है, तो लिथियम के लिए कौन सा ऑर्बिट लिखना है? थर्ड ऑर्बिट। तो उसको अपन ऐसे लिख लेते हैं R3 फॉर लिथियम। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 0.529 n² विल बी 3² और इसके लिए z कितना होता है? 3, z इज 3। ठीक, इसका रेशियो निकालना है सिंपली, तो कर लो रेशियो। R2 ऑफ H अपॉन R3 ऑफ लिथियम कितना हो जाएगा? 0.529 × 4/1 अपॉन
0.529 इंटू 9/3। ठीक, सॉल्व कर दो इसको तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये 4/3 4/3 4/3 आ गया, तो दिस इज 4/3। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, इनका रेशियो कितना आया, सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन का और थर्ड ऑर्बिट लिथियम का, तो रेशियो इज 4:3। दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन अगेन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये कि लिथियम +2 के 2 बोर ऑर्बिट का रेशियो 1:9 है। ठीक, लेकिन हमको नहीं पता कि कौन से दो, तो RX और RY बोल देते हैं, उसके रेशियो हमको दे रखा है 1:9। हमको नहीं पता है व्हाट इज RX व्हाट इज RY। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर ये तो पता है हमको रेडियस का रेशियो, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 0.529 n² और लिथियम के लिए Z इज 3 अपॉन 0.529 इंटू ny² अपॉन 3। ये समझ में आ रहा है x और y, क्योंकि RX और RY लिया है, ये कैंसिल हो रहा है, 3 भी कैंसिल ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा nx² अपॉन ny²। कोई तकलीफ इसमें, ठीक, ओके। तो ये अपने पास यहाँ पे क्या आ गया कि RX अपॉन RY, दिस रेशियो इज 1/9 एंड दिस इज इक्वल टू nx² अपॉन ny²। तो यहां से अगर मैं nx अपॉन ny निकालता हूं तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ दिस, मतलब 1/3। कोई तकलीफ इसमें, तो हमारे पास ये 1/3 आ रहा है रेशियो। तो अब अगर हम ऑप्शंस को देखें, तो अगर मैं एक एटम को देखता हूं K L M, दिस इज K L M, तो 1 2 3, रेशियो इज 1:3। तो ये K शेल हो सकता है और ये M शेल हो सकता है, बाकी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है जो 1:3 देगा हमको। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अपना आंसर क्या हो गया यहाँ पे, K शेल एंड M शेल, मतलब C। ठीक है, रेशियो पता चल गया हमको, तो रेशियो चेक कर सकते हैं, बाकी और किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। देखो रेशियो सिर्फ 1:3 रेशियो यहीं पे आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। सिंपल है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, in hydrogen atom, then find kinetic energy, total energy of orbit where electron exists and radius of orbit। बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आई गेस कर सकते हैं अपन इसको। कैसे अप्रोच करना है उसके लिए पहले स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है और टोटल एनर्जी पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या कंसेप्ट लगाना चाहिए, स्टार्ट करा जाए। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, पोटेंशियल एनर्जी हमको दे रखी है -6.8 eV, वेरी गुड। अब हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे पता है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 6.8 है, -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3.4 eV। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई, निकालनी भी थी काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड, टोटल एनर्जी होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये सारे फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो टोटल एनर्जी आ गई -3.4 eV, सेकेंड पार्ट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्या बोल रहा है, ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। ठीक है, ऑर्बिट कैसे निकालेंगे, तो देखो एनर्जी हमको पता चली गई है, एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z² अपॉन n²। ठीक है, एनर्जी कितनी आई 3.4, -13.6 सॉरी -3.4, Z² इज 1। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, अपॉन n²।
तो यहाँ से अगर हम देखें तो एन स्क्वायर कितना आया, -13.6 अपॉन -3.4 दैट इज 4, तो एन इज 2। मतलब कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, सेकंड की। थर्ड भी हो गया, ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो रेडियस का फॉर्मूला लगा दो अब, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा 0.529, एन कितना आ गया 2, जेड इज 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2.16 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो फोर्थ वाला आंसर भी आ गया। सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फटाफट करके अपन ने उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन एटम, देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिट रेडियस, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। कुछ सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो अपन अभी ऊपर देख कर आए हैं, ठीक है। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं फटाफट। हमको टोटल एनर्जी दे रखी है अब की बार कितनी, -1.5 eV, दिस इज गिवन, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल एनर्जी इज माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से आ गया माइनस ऑफ टोटल एनर्जी विच इज 1.51 eV। निकल गई काइनेटिक एनर्जी, कोई तकलीफ नहीं, ठीक। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, -2 काइनेटिक एनर्जी, तो -2 इंटू 1.51 दैट इज कितना आ गया ये, -3.02 eV। पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, कोई तकलीफ नहीं इसमें। नेक्स्ट ऑर्बिट रेडियस, तो उसके लिए ऑर्बिट पता होना चाहिए, तो वही काम करो फिर से। टोटल एनर्जी पता है, फॉर्मूला लगाओ -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। टोटल एनर्जी कितनी है अपने पास, -1.51, तो -13.6 जेड स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, एन स्क्वायर, तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई, 9, सॉरी एन स्क्वायर की वैल्यू 9 आई, तो एन इज 3। तो हमको ऑर्बिट भी पता चल गया। अब अगर ऑर्बिट पता चल गया तो यहां से रेडियस निकालना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, मतलब 0.529 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 1, कितना आ गया ये, 4.761 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर और क्या पूछ रहा है इसमें, कुछ और भी पूछा है क्या, हाँ वेलोसिटी निकालने के लिए और बोल रहा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पता है अपन को, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन, ठीक है। ये मैंने 10⁸ यहाँ पे अलग से इसलिए लिखा है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में कर रहा हूं मैं इसको। तो जेड अपॉन एन, तो जेड इज 1, एन 3 है अपने पास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2.18 इंटू 10⁸ इंटू 1 अपॉन 3, ये वैल्यू कितनी आ गई अपनी, दिस विल बी 0.729 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी भी आ गई, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी। हो गए सारे पार्ट सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, हाँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड दैट इट मेक्स अराउंड द न्यूक्लियस। काफी सिंपल क्वेश्चन, स्टार्ट करा जाए, ठीक है। तो देखो पहले, सबसे पहले कैलकुलेट द वेलोसिटी प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन, ठीक, ओके। तो रेडियस निकाल लेते हैं पहले इसका। वेलोसिटी पूछ रहा है लेकिन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी पूछ रहा है मुझसे, तो एक बार पहले रेडियस निकाल लेते हैं अपन इसका, ठीक है। रेडियस को कैसे लिख सकता हूं मैं, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 0.529 इंटू एन स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, और लिथियम के लिए है तो जेड भी 3, देखो लिथियम की बात हो रही है तो इसके लिए जेड 3, तो जेड भी 3 हो गया। ये कितना आ रहा है अपने पास, 1.587, ओके। रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, सेंटीमीटर में कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है। इसको अपन सेंटीमीटर में कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लें,
तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एंगस्ट्रॉम को क्या करूं मैं, इसको 10⁻⁻8 से बस मल्टीप्लाई, तो ये सॉल्व करो कितना आ गया 1.587 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर में इसलिए करा क्योंकि मुझे यहाँ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड निकालने हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात करी जाए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट में हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली, विच इज 2.18 इंटू 10⁸, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड के लिए, ठीक है, इंटू Z/n, सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसलिए मैंने यहाँ पे 10⁸ करा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 2.18 वैल्यूज डाल देता हूँ एक बारी, 10⁸, Z भी 3 N भी 3, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। कितना आया ये 2.18 इंटू 10⁸ विद यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें। अब हमसे बोल रहा है यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड निकालने के लिए तुम्हारे पास V/2πr कर दो, ठीक है। देखो बेसिकली ये क्या करा है मैंने, अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पे कि ये कैसे आया है, तो यहाँ पे अपन ने कुछ ऐसा करा है 1/2πr अपॉन v, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, मतलब एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन हुए, तो वो इस तरीके से निकाल लिया अपन ने। तो वैल्यूज यहाँ पे अगर अपन डालते हैं तो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऊपर आ गया, तो 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और नीचे अपने पास क्या हो गया 2 इंटू 3.14, रेडियस आया था हमारा कितना 1.587 इंटू 10⁻⁻8। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2.187 इंटू 10⁻15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो पर सेकेंड के लिए था इसलिए मैंने 1/, ये करा और v ऊपर चला गया, अल्टीमेटली सॉल्व हो गया। तो देखो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल मैथ्स जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ, ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग यूज नहीं करना, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6 to 2 बाय ट्रांजिशन इन मल्टीपल स्टेप्स, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइंस। सबसे पहले तो सीधा फॉर्मूला लगाया जाए, तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस के लिए, ठीक है। पहले अपन सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस के लिए फॉर्मूला इज n2 माइनस n1, ठीक है, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे कितना दे रखा है हमको 6 से 2, तो 6 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज 10, ठीक है, 4 5 2 10 आ गया। अगर तुम ऐसे समझना तो देखो इस तरीके से, कहां से बोल रहा है 6 से सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 6 to 2, ठीक है। तो 6 to 2 अगर अपन बनाए तो 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 1 2 और ये लास्ट 1, तो कितना आ रहा है ये भी 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 10। तो कैसे भी निकाल लो, डायग्राम बना के ड्रॉ करो या फिर फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला बेटर है, डायग्राम में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा है ये समझने के लिए अपने, ठीक है, दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये काफी सिंपल क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे इस पर अपन थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, अभी तो क्वेश्चन इजी है नो डाउट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन से 4 चीजें निकालने के लिए बोल रहा है, 4 डिफरेंट चीजें। क्या क्या बोल रहा है, इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6 to 3rd ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टीपल स्टेप्स, देन फाइंड आउट द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। 4 चीजें पूछ रहा है अपन से। पहले तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस, फॉर्मूला प्रेफर करें,
टोटल नंबर ऑफ लाइंस के लिए सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस के लिए अपन सीधा फॉर्मूला, क्योंकि मुझे पता है 6 से 3 जा रहा है, तो n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, तो मतलब 6 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ गई अपने पास कितनी, 6। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड बोल रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में कितनी लाइन होंगी। ठीक है, तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन को अल्ट्रावायलेट रीजन में होने के लिए फर्स्ट में आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए, देखो जब ये होता था अपने पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो अल्ट्रावायलेट कौन सी होती थी, जिसमें फर्स्ट तक गिरता हो, n=1 तक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो रहा हो। लेकिन यहां पे तो इलेक्ट्रॉन कहां तक आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट तक ही आ रहा है, तो यहां पे नो यूवी रेज पॉसिबल ही नहीं है ना, 1 तक कभी आ ही नहीं रहा है, थर्ड ऑर्बिट तक ही आ रहा है। ठीक है, तो बी पार्ट भी हो गया, बहुत सिंपल था। सी टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन। ठीक है, तो विजिबल रीजन में भी 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 6 से 3 पे आ रहा है, और विजिबल रीजन मतलब हमारी बाल्मर रेंज के लिए हमको क्या चाहिए, तो विजिबल रीजन के लिए तो n1 को 2 होना चाहिए, 2 तक आना ही आना है, लेकिन ये 3 पे ही आ रहा है, तो नो रेज इन विजिबल रीजन। विजिबल में भी कुछ नहीं होगा, तो विजिबल में कुछ नहीं है, अल्ट्रावायलेट में कुछ नहीं है, मतलब जो कुछ भी है वो कहां पे है, इंफ्रारेड में। तो अगला क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो अब इंफ्रारेड में देखो तीनों आते हैं, पास्टन भी इंफ्रारेड है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड है, और पी फंड भी इंफ्रारेड है, कोई तकलीफ ही नहीं इसमें। ठीक है, तो और इसमें तीनों ही आ रहे हैं, पास्टन ब्रैकेट पी फंड सारे ही आ जाएंगे। ठीक, तो अगर मैं पास्टन सीरीज की बात करता हूं, तो पास्टन के लिए क्या हो जाएगा, n2 3 तक आना चाहिए, तो 6 माइनस 3 दैट इज 3। अगर मैं ब्रैकेट के लिए बात करूं, तो ब्रैकेट के लिए क्या हो जाएगा, 4 तक जाना चाहिए, n2 माइनस 4, तो 6 से आ रहा है, ये कितना हो गया 2। अगर हम पी फंड की बात करें, तो पी फंड में क्या होना चाहिए, 5 तक जाना चाहिए, कौन सी स्टेट से आ रहा है, 6 से, तो ये कितना हो गया 1। तो एक लाइन यहां से मिलेगी, 2 लाइन यहां से मिलेंगी, और 3 लाइन यहां से मिलेंगी, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास कितनी हो गई, 6। ठीक है, अब देखो ये तो फालतू की चीज अपन ने यहां पे करी है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ रही थी, 6। अल्ट्रावायलेट में है नहीं, विजिबल में है नहीं, तो ये कहां पे होनी चाहिए, इंफ्रारेड में। तो ये इतनी ज्यादा फालतू की चीज करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है, यहीं से आंसर करो कि इंफ्रारेड में कितनी हो जाएंगी, 6, ये 0, ये 0, और टोटल लाइंस कितनी, 6। काफी सिंपल सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा nth ऑर्बिट से कहां मूव कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट, बाय ट्रांजिशन इन मल्टीपल स्टेप्स। क्लियरली बोला जा रहा है कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, मल्टीपल स्टेप्स में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है, इफ देयर आर टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम 10। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी दे रखी हैं, 10 लाइंस हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमको n की वैल्यू निकालनी है। चलो देखा जाए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमको पता है, गिवन ही है टोटल नंबर ऑफ लाइंस। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने गिवन है, 10। फॉर्मूला क्या होता है, n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, परफेक्ट। ओके, अब यहां पे देखो, इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो n1 की वैल्यू तो मुझे पता है 1 है। ठीक, और ये nth है, तो क्यों ना इस इक्वेशन को रिड्यूस करा जाए। तो ये हो गया, तो ये 1 डाला यहाँ पे,
तो ये हो गया n2 माइनस 1 और ये हो गया n2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 10। तो बेसिकली n2 इंटू n2 माइनस 1 इक्वल्स टू 20, 2 को उधर ले गया। ठीक, तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, इसको सॉल्व करना है। क्या क्वाड्रेटिक बन गई? n2 स्क्वायर माइनस n2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाता हूं तो ये आ गया n2 प्लस 4 और n2 माइनस 5 इज 0। तो यहां से दो वैल्यूज आ रही हैं, या तो n2 माइनस 4 या फिर n2 प्लस 5। नेगेटिव वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एनर्जी लेवल नेगेटिव में नहीं हो सकता ना। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, वो हमने निकाल लिया, आंसर इज 5। बेहद सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सीरीज ऑफ लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम, ये देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अ सीरीज ऑफ लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन लाइज एट वेवलेंथ दिस। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ नेक्स्ट लाइन इन द सीरीज? कैन यू ऑब्जर्व समथिंग कि जैसे जैसे हम यहां से मूव कर रहे हैं इधर से इधर तक में वेवलेंथ जो है वो कम हुई है। वेवलेंथ कम होने का मतलब एनर्जी बढ़ा होगा, तो ये एक हायर एनर्जी लेवल से आ रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? जैसे मान लो ये 4 लाइन्स हैं, कितनी लाइन्स दे रखी हैं? 4 लाइन, 1, ठीक है, 2, 3, 4। रैंडमली ऐसे 4 लाइन बना लेता हूं मैं सेम। चुको, यहां पे मिस्टेक कर दी अपन ने थोड़ी सी, तो इसको मिटा लेते हैं। देखो रैंडमली अगर हम इसको समझें तो 4 लाइंस जो हमको ये बोल रहा है, ठीक है, जैसे ऐसे मान लेते हैं 1, 2, 3, 4। अब ये एनर्जी सबसे ज्यादा है और ये एनर्जी सबसे कम है। ठीक, सॉरी वेवलेंथ है ये, तो ये वेवलेंथ सबसे कम है और ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। वेवलेंथ कम होने का मतलब एनर्जी बढ़ना, और एनर्जी बढ़ने का मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे आना। तो ये वाला जो हमारा डेटा है, ये वाली जो वेवलेंथ है, ये डिनोट कर रही होगी लास्ट लाइन को। तो इसके नेक्स्ट लाइन हमसे पूछी गई है। पहले ये समझना जरूरी है क्योंकि मुझे इसके बाद वाली वेवलेंथ से मतलब है। क्लियर है ये बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन की वेवलेंथ पूछ रहा है ना? ठीक है, अब देखो हम जानते हैं वेवलेंथ की रेंज हमने लिख रखी है, तो तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये जो चारों हमको रेज दे रखी है विजिबल रीजन की रेज है। अगर ये विजिबल रीजन की रेज है तो n1 तो फिक्स हो गया, n1 2 होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम अपना यही था कि जो डेटा हमको दे रखा है वो बाल्मर सीरीज का है, इसलिए हम विजिबल रीजन की रेंज भी लिखते थे। जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पढ़ी थी, विबग्योर बना के लिखी थी डेटा। ठीक है, तो ये सारी जो वेवलेंथ आ रही है ये बाल्मर सीरीज की आ रही है या विजिबल रेंज की आ रही है? ठीक, तो n1 फिक्स हो गया, n2 मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन लैम्डा इज r, z स्क्वायर तो वो 1 ही हो गया, हाइड्रोजन की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलो लिख देता हूं यार, 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर, क्योंकि ये फिक्स हो चुका है, माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक, लास्ट ये है, इसके लिए मुझे निकालना है। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा मतलब इसकी वैल्यू डाल देता हूं 1 अपॉन 410.29 इंटू 10 टू द पावर -7 नैनोमीटर में था। आर की वैल्यू हो गई 109737, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, यहां से जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो देखो n2 आएगा 6। आप लोग सॉल्व करके ट्राई कर लेना, मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं। n2 आएगा 6। अब अगर n2 6 आ गया मतलब ये जो लास्ट लाइन का ट्रांजिशन था, ये वाला जो ट्रांजिशन था ये 6 से 2 पे हो रहा है, तो जो नेक्स्ट लाइन का ट्रांजिशन है वो कहां से कहां होगा? 7 से 2। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पता चल गई। नेक्स्ट लाइन विल बी 7 to 2। अब अगर 7 to 2 एक बार ये पता चल गया तो ये वैल्यू डाल के यहां से लैम्डा निकाल सकते हैं। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 7 स्क्वायर। RH की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू डालो और लैम्डा कैलकुलेट करो तो दिस विल बी 397.2 नैनोमीटर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास थोड़ा हाइजेनबर्ग का क्वेश्चन। ठीक, क्या दिख रहा है यहाँ पे? What should be the uncertainty in the velocity of an electron if the uncertainty in its position की uncertainty दे रखी है हमको, that is 0.005 नैनोमीटर, the mass of electron is this and the value of h is this, सब कुछ given है। ठीक है, सिर्फ क्या निकालना है? uncertainty in velocity। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई फालतू का टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की अगर हम बात करें, मतलब डेल एक्स। ठीक है, तो वो हमको कितना दे रखा है? 0.005 नैनोमीटर। मीटर में कर लेता हूं इसको, 0.005 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, इनफैक्ट विच इज 5 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, इसको अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी हमको गिवन है, कितना दे रखा है यहाँ पे? 9.109 इंटू 10⁻31 kg। बहुत बढ़िया। अब मुझे निकालना है डेल V। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखो डेल V इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4πm। ठीक है, सॉल्व करना है इसलिए इक्वालिटी का साइन लगाया मैंने, अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो क्योंकि मुझे सॉल्व करना है इसलिए मैं यहाँ पे कौन सा साइन लगा रहा हूँ? इक्वालिटी। तो ये हो गया हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इधर से मुझे निकालना है डेल V, तो डेल V यहाँ से क्या हो गया? h अपॉन 4πm इंटू डेल एक्स। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। h की वैल्यू दे रखी है 6.6252 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.109 10⁻⁻31 और डेल एक्स हमने कहा था भी 5 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो इस पूरे डेटा को सॉल्व करना पड़ेगा, आई कांट हेल्प इन इट। तो इसको सॉल्व करो और ये क्या आया अपना, मैं आंसर लिख देता हूँ डायरेक्टली, यहाँ से आंसर आएगा ये। ठीक है, तो बच्चों इसको एक बार सॉल्व करके ट्राई करना। सीधा सीधा हाइजेनबर्ग के क्वेश्चंस तो वैसे भी इजी आते हैं, मैंने तुमको क्लास में भी कराए हैं, तो ऐसा नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस स्ट्राइक्स। तो एक तरीके से अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन पर आ गए हैं, ये देखते हैं। चलो इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? क्वेश्चन इज सेइंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम स्ट्राइक्स अ मेटल, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन गिवन है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन आया। ठीक, सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन पूछ रहा है। सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है? एनर्जी ऑफ फोटोन। वेल एंड गुड। एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए E इक्वल्स टू एच म्यू, मतलब hc अपॉन लेमडा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 6.626 10⁻⁻34 और ये हो गया अपने पास 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा हमको दे रखा है 3000 एंगस्ट्रॉम, तो ये 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो गया। इसको सॉल्व करो, ये तो कैंसिल ही हो रहा है। दिस इज 6.6 ही लिख देता हूँ इसको, 10⁻⁻19 जूल। दिस इज -19। ठीक है, कितना है ये? -19 जूल। तो पहला तो सिंपल क्वेश्चन था अपना, सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये वर्क फंक्शन ईवी में दे रखा है, कोई बात नहीं, ईवी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जूल में इतना आ गया। ठीक है, जूल में इतना आ गया। जूल में मेरे पास कितना आ रहा है? 6.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको डिवाइड कर लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ये अपना हो गया 4.125 kg। ठीक है, नेक्स्ट
सेकेंड हमको क्या बोल रहा है, सेकेंड बोल रहा है क्या निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन तभी गेन करेगा जब वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, तभी बची हुई एनर्जी कहां जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इतनी एनर्जी आ रही है मेरे पास और वर्क फंक्शन दे रखा है क्या, वर्क फंक्शन इतना दे रखा है, तो जो बाकी की एनर्जी बची है काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो इतनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालने में कंज्यूम हुई होगी वर्क फंक्शन के बराबर, और बाकी फिर जो बची वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो 4.125 माइनस 2.20 कितना आ गया ये अपने पास, कितना आ रहा है ये 2.20 तो 1.925 eV। ठीक है, 1.925 eV, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सिंपल था ये भी। थर्ड क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो वेलोसिटी निकालनी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी आ गई, हाँ ये काइनेटिक एनर्जी आई गई, यहां से वेलोसिटी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो वेलोसिटी यहां से कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास का अंडर रूट, डाल दो इसमें वैल्यू 1.925 काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये मास अपन को केजी में चाहिएगा तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। मास ले लो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये अंडर रूट में कार्रवाई करनी है इसकी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, दिस विल बी 8.22 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक, लेकिन अब वही है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। कैसे, अगर मैं अंदर इधर देखता हूं, ठीक, तो ये देखो 1.925 1.6, 1.9 को मैं 19.25 करके लिख सकता हूं और 9.1 का डबल होता है 18, तो यहां से मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करूंगा। तो 4 और इंटू 1.6 लगभग 64 के आसपास। ठीक है, और अंडर रूट 64 लगभग 8 के आसपास। तो अप्रोक्सीमेशन करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं अपने पास, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड इज। ठीक है, तो ये एक थ्रेशोल्ड दे रखा है मुझको और इसकी लाइट इतनी दे रखी है, फॉर कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके नाइस, सिंपल क्वेश्चन है, देखो काफी सिंपल क्वेश्चन। कैसे सिंपल क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, क्वांटम एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो फोटोन इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस एंड दिस। अब इसकी वेवलेंथ पे ध्यान दो, वेवलेंथ दे रखी है 2000 एंगस्ट्रॉम और जो वर्क फंक्शन के लिए वेवलेंथ दे रखी है वो इतनी दे रखी है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो अगर लैम्डा कम होगा एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट से एनर्जी आ रही है ये एनर्जी ज्यादा है और थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है। ठीक है, तो वैल्यूज डाल के Hc अपॉन लैम्डा फॉर्मूला यूज करते हुए यहाँ पे वैल्यू डालते हैं सीधा, बिना टाइम पास करे। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। ठीक है, अपॉन 10⁻⁻10 कॉमन आएगा, डायरेक्टली लिख लू मैं यहाँ पे 1/2000 माइनस 1/4000। ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने, ये जो Hc वाला पार्ट था ये कॉमन ले लिया और ये मीटर वाला पार्ट भी यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻19 अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो ही गई हमारे पास, हाफ mv² इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए बोल रहा है विच इज h/mv। ठीक है, h/mv निकालना। तो देखो इस डेटा को, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अपन। कैसे यूज कर सकते हैं,
देखो यहाँ पे mv स्क्वायर यहां से कितना आ गया मेरे पास 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, अब दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर, ये 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 31। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे फायदा क्या हुआ, ये जो mv बनना था डिनोमिनेटर में वो मिल गया मुझे। अब मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूं तो ये mv आ गया। देखो ये वैल्यू लगभग आएगी इतनी। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है वो तुम लोग करना, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंसेप्ट यहाँ पे मैं समझा रहा हूं। तो ये mv की वैल्यू आ गई, इस mv को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो इसको यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो h इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 9.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। सॉल्व इट एंड यू विल गेट आंसर एज, अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0.696 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है बात। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन थे, ये सिंपल थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपने पास, काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्या आ गया, डिफरेंस बिटवीन nth एंड n+1th बोर्स रेडियस। ओके, देखो तो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन Rn एंड Rn+1। ठीक है, और दूसरे एक और ऑर्बिट की बात कर रहा है Rn-1। ठीक है, अब देखो इसमें आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो रेडियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z होता है, तो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अपन ने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे डेटा दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बोर रेडियस में इसके बराबर होता है, तो ये वाला रेडियस हमेशा ज्यादा होगा Rn+1। ठीक है, जो बाद में आ रहा है, लॉजिक वाली बात है ना यार, ये इससे ज्यादा इसका रेडियस होगा ना। ठीक है, तो Rn+1 में से अगर मैं Rn सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वो Rn-1 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर के। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं कि n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो वो n-1 के होल स्क्वायर के बराबर है, और यहां से डायरेक्टली आ गया n4, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ n इज 4, डायरेक्टली डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वेव इन थर्ड बोर्स ऑर्बिट इज। नंबर ऑफ वेव निकालने के लिए बोल रहा है बोर के थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन अपन जब कंबाइन कर रहे थे डी ब्रॉगली को और बोर्स मॉडल को, तब भी अपन ने करे थे, इफ यू रिमेंबर। तो नंबर ऑफ वेव्स जो हैं दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अपॉन वेवलेंथ। ऐसा ही क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो में भी करा चुका हूं। देखो क्या कहने का मतलब है। अब एक कोई वेव अगर हम लेते हैं और मान लो वो वेव इतनी वेवलेंथ है उसकी, तो वो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। टोटल नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकालेंगे, जब पूरे सर्कमफेरेंस में वेवलेंथ से डिवाइड कर दूं तो टोटल कितनी नंबर ऑफ वेव्स रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। काफी सिंपल सा लॉजिक। ठीक, तो 2πr अपॉन लैम्डा, ये निकालना है मुझे। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इज h अपॉन mv, वैल्यू चिपकाओ यहाँ पे, तो 2πr अपॉन h अपॉन mv। ठीक है, थोड़ा तमीज से अगर मैं इसको लिखूं तो ये बन गया 2πh और ऊपर लेकर गया तो mvr। mvr देख के एंगुलर मोमेंटम ध्यान आया, तो mvr अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल nh अपॉन 2π के बराबर होता है। तो अब ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो ये किस में रिड्यूस हो गया, 2π अपॉन h इंटू nh अपॉन 2π। 2π से 2π कैंसिल, h से h कैंसिल, अल्टीमेटली सिर्फ क्या बचा, n। इसका मतलब नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू n, और कौन n क्या है,
थर्ड बोर ऑर्बिट। किसकी बात कर रहे हैं हम? थर्ड बोर ऑर्बिट। ठीक है, तो आंसर इज 3। काफी सिंपल क्वेश्चन, समझ आया? ठीक है, तो जो नंबर ऑफ वेव्स थी हमारे पास वो अल्टीमेटली n के बराबर की आ गई, विच इज 3। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन 7 14, 7 इलेक्ट्रॉन भरने, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1s हो गया, 2s हो गया, 2p। कितने इलेक्ट्रॉन भरने बच गए? 3। तो 1 2 3। इसका मतलब A इज करेक्ट। और ऑप्शन चेक करो, ये हो नहीं सकता, ये भी करेक्ट है, ये हो नहीं सकता। देखो यहाँ पे जो रूल है हमारा वो ये बोलता है कि जब सिंगल ऑक्यूपेंसी हो रही है, जब हम सिंगल ऑक्यूपेंसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ ये बोला जाता है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स शुड बी फिल्ड विद सेम स्पिन। अब हम उसमें कहीं पे ये बात नहीं करते हैं कि वो प्लस हाफ होगा या वो माइनस हाफ होगा, ना, बिल्कुल नहीं। सिर्फ क्या बात करते हैं कि क्या होना चाहिए? स्पिन शुड बी सेम, सेम स्पिन होना चाहिए। तो सेम स्पिन तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस हाफ वाले भरे हैं और यहाँ पे प्लस हाफ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वैसे भी हमारा बनाया हुआ क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये श्रोडिंगर से तो आया नहीं था, तो इसके आंसर हो जाएंगे A एंड C बोथ आर करेक्ट। A एंड C बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलो, आई होप समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलो इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एटॉमिक के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ हीलियम प्लस आयन स्पेक्ट्रल सीरीज हुज इंटरवल विद एक्सट्रीम लाइंस इज 2.7451 into 10 to the power 4 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये एक्सपोनेंट को थोड़ा सा ठीक कर देना, 10 to the power 4 सेंटीमीटर इनवर्स। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो एक्सट्रीम लाइंस का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम लाइंस मैंने तुमको पढ़ाया है, इसका मीनिंग फर्स्ट एंड लास्ट लाइन। ठीक है, तो थोड़ी सी देखो एनालॉजी करते हैं। अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करता हूं और मैं लास्ट लाइन की बात करता हूं, ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन रहती है उसके लिए जो एनर्जी होगी हमारी वो कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो लैम्डा ज्यादा होगा। इधर एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार के लिए लैम्डा फर्स्ट बोल देता हूं और इसको लैम्डा लास्ट लाइन बोल देता हूं। फर्स्ट लाइन कौन सी हुई अपनी? जो मान लो n1 है और n1+1 नियरेस्ट से आ रही है, और ये वाली कौन सी हुई? जो इन्फिनिटी से आ रही होगी। ठीक है, ये लास्ट लाइन हो गई। तो इसका लैम्डा हमने क्या देखा? कम होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा। इसका लैम्डा ज्यादा होगा क्योंकि एनर्जी क्या है? कम। तो 1/λ करने पे ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा। 1/λ फर्स्ट जो है मेरे पास वो छोटा हो जाएगा, और 1/λ जो है मेरे पास वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमको दे रखा है कि स्पेक्ट्रल लाइंस का डिफरेंस एक्सट्रीम लाइंस का इतना है। ठीक है, तो वो मैं बेसिकली कैसे करूंगा? 1/λ, इसमें से लैम्डा लास्ट बड़ा है। ठीक है, तो 1/λ लास्ट माइनस 1/λf। ठीक, इसके लिए हमको दे रखा है यहाँ पे ये वैल्यू, विच इज 2.7451 into 10 to the power 4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। इस डेटा को यूज करके हमको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं अपन। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? 1/λ लास्ट माइनस 1/λ फर्स्ट। ये किसके बराबर होना चाहिए? RZ² 1/n1² माइनस 1/∞²। ये लास्ट लाइन के लिए हो गया। ठीक है, माइनस RZ² 1/n1² माइनस 1/n1+1²। ये फर्स्ट लाइन के लिए हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करने पे ये बेसिकली कितना आ रहा है? ये तो हमारे पास खत्म ही हो गया, दिस इज 0।
तो इन शॉर्ट ये आ गया 1 अपॉन लैम्डा एल माइनस 1 अपॉन लैम्डा एफ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1 का स्क्वायर। देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एन वन स्क्वायर और 1 अपॉन एन वन स्क्वायर, माइनस साइन है तो सिर्फ इतना ही बचेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, क्या दे रखी है 2.7451 इंटू 10 टू द पावर 4, दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो आर की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, उसको ओपन करके लिख देते हैं, कैलकुलेशन आसान होगी। ये वैल्यू होती है, ये क्वेश्चन में जनरली गिवन होती है तो इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है। जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि किसकी बात कर रहा है, हीलियम की बात कर रहा है। ठीक है, अपॉन n1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखो यहां से हमारे पास n1 प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 4। सॉल्व करके देखो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स जा रहा है तो अपन इतना ले सकते हैं। यहाँ पे n1 आ गया 3। ठीक है, तो n1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3, काफी इंपॉर्टेंट चीज। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये जो अपन ने समझने के लिए लिखा था। आई गेस ये क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन से क्या पूछ रहा है, हमको वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन। अब तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन। तो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन निकालना है तो 1 अपॉन लैम्डा आर की वैल्यू 109। मैं इतनी बड़ी वैल्यू इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये, इनटू जेड इज 2 स्क्वायर, फर्स्ट लाइन के लिए निकालना है तो 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, क्योंकि n1 3 आया था तो n1 और n1 प्लस 1। ठीक है, यहां से लैम्डा इसको सॉल्व कर लो तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4689 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। मतलब एंगस्ट्रॉम में कितना हो गया ये 4689 एंगस्ट्रॉम। सेंटीमीटर है, मीटर करूंगा तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। तो डायरेक्टली लैम्डा कितना आ गया 4689 एंगस्ट्रॉम। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ज्यादा। देख लो एक बार अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द वेवलेंथ एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in between two levels of lithium plus 2 ion whose sum is 5 and difference is 3। ठीक है, तो अब ट्रांजिशन के बारे में बोल रहा है और हमको उस ट्रांजिशन के लिए गिवन है कि उसका सम 5 है और डिफरेंस कितना है 3। तो सबसे पहले तो हम ट्रांजिशन अज्यूम कर लेते हैं, जिस ट्रांजिशन की ये बात कर रहा है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना चाहिए, ट्रांजिशन अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स से ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम, let's say that transition occurs between n1 and n2, और इसको अपन इस तरीके से ले रहे हैं कि n2 इज ग्रेटर देन n1। ठीक है, अपने हाथ में था ये, अपन ने सपोज कर लिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या गिवन है कि n1 प्लस n2 जो है ये कितना है 5। ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे से गिवन है अपन को। और क्या गिवन है, n2 माइनस n1 इज 3। ठीक है, डिफरेंस इज 3, तो डिफरेंस हायर माइनस लोअर करोगे। इन दोनों को सॉल्व करने पे देखो n1 कितना आ गया 1 और n2 कितना आ गया 4। इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अब क्या बोल रहा है, वेवलेंथ निकालना है। तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा दो, आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। n1 1 आया और n2 4 आया। ठीक है, ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू 109678 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, जो गिवन वैल्यूज है वो मैंने लिखी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन है। तो जो भी गिवन होगा तुमको अपन वही यूज करेंगे। 3 स्क्वायर और अंदर कितना आया 15 अपॉन 16। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करो इसको, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई अपने पास 3 स्क्वायर विल बी 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है यहाँ पे। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेंटीमीटर। अब एक बार ये ऑप्शन जरूर देख लेना कि ऑप्शंस किस फॉर्म में गिवन है अपन को। अगर ऑप्शन अपन को गिवन होगा एंगस्ट्रॉम में तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करके। और अगर सेंटीमीटर में ही होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में हमने देख ही लिया।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है अपन को, इसको एक्सपोनेंट्स ठीक कर लेना। ये 10 टू द पावर 15 है और ये सेकेंड इनवर्स है, ठीक। सॉरी, इसको मैं एक बार फिर से ठीक से लिख देता हूं। ये इक्वेशन को है ना यहाँ पे करेक्ट करके लिख देते हैं अपन, सॉल्यूशन बाद में देखते हैं, पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखो एक्सप्रेशन अपन को दे रखा है v इक्वल्स टू 3.2881 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये गिवन है, जहां पे n की वैल्यू अपन को 2, 3, कुछ भी हो सकती है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइंस इन दिस सीरीज, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ अपन को निकालनी है। तो देखो बढ़ते हैं इधर, तो कैसे करेंगे इसको, ये अपन को पता है 1/λ होता है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू v/c। तो अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, v का एक्सप्रेशन गिवन है अपन को, ये समझ में आ रहा है ना, ये मैंने क्या करा है यहाँ पे, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के फॉर्मूले को बस रिलेट कर दिया। ये वेव नंबर है, सॉरी, वेव नंबर 1/λ होता है और उसको अपन ने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट कर दिया। फॉर्मूला मैंने तुमको पढ़ाया है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 3.2881 इंटू 10 टू द पावर 15 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइंस इन दिस सीरीज, ठीक। वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगी, जब ये मिनिमम हो, क्योंकि यहां पे दिख रहा है इनवर्स रिलेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। और ये कब आएगा, अब देखो यहां पे थोड़ा सा अपन को एनालाइज करना पड़ेगा। ये सिनेरियो कब आएगा, जब वेव नंबर मिनिमम हो जाए, जब मेरा n 1/n स्क्वायर मैक्सिमम हो जाए। देखो ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो अगर ये वाली वैल्यू मेरी मैक्सिमम हो जाती है तो ये पूरी क्वांटिटी जो है ये मिनिमम हो जाएगी, ठीक है, और मिनिमम हो जाएगी तो मतलब वेव नंबर मिनिमम हो गया, और ये मिनिमम हो जाएगा तो लैम्डा मैक्स हो गया। तो यहां पे हम ये समझ पा रहे हैं व्हेन 1/n स्क्वायर इज मैक्सिमम। अब अगर ये समझ गए कि 1/n स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसका मतलब n शुड बी मिनिमम। वाइस वर्सा भी देख सकते थे कि n मिनिमम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से क्या होगा। अब n मिनिमम यहां पे क्या पॉसिबल है, 1 के बाद 2, ठीक है, तो वेव नंबर मिनिमम होना चाहिए, उस केस में लैम्डा जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, ये अपन देख चुके हैं। एक्सप्रेशन है 3.2881 इंटू 10 टू द पावर 15 सॉरी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। मिनिमम होना चाहिए, ये अपन पता कर चुके हैं, तो 1 तो हो नहीं सकता, 1 के बाद मिनिमम वैल्यू इज 2, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा मैक्स। कोई तकलीफ किसी को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अपने पास लैम्डा मैक्स आ गया, कैलकुलेट कर देना, मैं यहां पे लैम्डा मैक्स लिख देता हूं। देखो तो लैम्डा मैक्स अपने पास, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1.2165 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। सॉल्व करना इसको, इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं है, नैनोमीटर में ये हो जाएगा, ठीक। चलो, तो अब नेक्स्ट पार्ट अपन को बोल रहा है कि अपन को मिनिमम वेवलेंथ भी निकालनी है, तो उसको भी देख लेते हैं, मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। चलो, अब देखो मिनिमम वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो वेवलेंथ मिनिमम कब होगी, अब समझ में आना चाहिए। लैम्डा मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, वेव नंबर विल बी मैक्सिमम। और ये कब होगा हमारे पास, जब 1/n स्क्वायर जो एक्सप्रेशन में आ रहा था वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, तभी ये वेव नंबर मैक्सिमम आएगा ना एक्सप्रेशन के हिसाब से। मैंने एक्सप्रेशन डिलीट मिटा दिया यहाँ पे, लेकिन ये n स्क्वायर था अपना, तो ये वाली टर्म अब हमारी क्या हो जानी चाहिए, कम,
ताकि ये वेव नंबर मेरा मैक्सिमम हो सके। तो 1/n² मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा, जब n क्या हो, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी करने पे 1/n² टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो n इज इन्फिनिटी, मतलब लास्ट लाइन। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं वेव नंबर मैक्सिमम देखता हूं तो उस केस में जो वेवलेंथ आएगी वो मिनिमम आएगी। एक्सप्रेशन में अगर हम डालते हैं तो 3.2881 इंटू 10⁻15, स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 इंटू 10⁸, ये 1/1² माइनस 1/∞², ये तो 0 हो गया, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लैम्डा मिनिमम निकालता हूं तो अल्टीमेटली सिर्फ ये सॉल्व करना। ठीक, तो देखो ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है 3 इंटू, तो ये 0.912 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, नैनोमीटर में कर लो तो 91.2 नैनोमीटर आ गया। दिस विल बी द आंसर। तो ये लैम्डा मिनिमम आ गया और यहां पे अपन ने क्या निकाल लिया था, लैम्डा मैक्स। क्लियर है, ये सिंपल क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is 4.2178 into 10⁻⁻34, ये 10⁻⁻34 kg मीटर। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ, ये एक्सपोनेंट का दिक्कत हो जाता है इसमें, इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू है। ठीक, अब बोल रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम दिस लेवल टू नेक्स्ट लोअर लेवल। तो पहले तो हमको ये लेवल निकालना पड़ेगा कि कौन से लेवल की यहाँ पे बात कर रहा है। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम इज mvr इक्वल्स टू nh/2π, ये तो पढ़ा है अपन ने, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, mvr इज इक्वल टू nh/2π। ठीक, एंगुलर मोमेंटम हमको दे रखा है तो उस डेटा को फिर अच्छे से इस्तेमाल करा जाए। nh/2π ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, जिसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 4.2178 इंटू 10⁻⁻34। ठीक, यहां से n निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे ये दिस लेवल पता चलना चाहिए जिसकी बात कर रहा है। तो यहां से अगर मैं n निकालूंगा तो देखो कितना आ रहा है, 4.2178 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू अपॉन h विच इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक्सपोनेंट तो कैंसिल ही हो रहा है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन देखें तो देखो ये 6 समथिंग बनेगा, ये कैंसिल हो गया, तो n यहां से मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है। ठीक है, देखो कैलकुलेशन इसकी बहुत ईजी है, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा तो इस पूरे को कैंसिल कर दो, लगभग 4 आ रहा है, तो 4 अपन ने n ले लिया, तो अब n 4 आ गया। और हमसे यहाँ पे ट्रांजिशन कहां से कहां बोल रहा है, फ्रॉम दिस लेवल टू नेक्स्ट लोअर लेवल। तो अगर मेरे पास n 4 आ गया तो नेक्स्ट लोअर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब ये जो ट्रांजिशन है यहाँ पे ये 4 से 3 की बात कर रहा है। ठीक है, इसको 2 कर लो, सॉरी, ये क्लियर है ना, नेक्स्ट लोअर 3 होगा। ठीक, तो अब अपन को जो वेवलेंथ निकालनी है वो बेसिकली कौन से ट्रांजिशन के लिए निकालनी है, अपन को n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 3 कर लेते हैं कैलकुलेट। 1/λ, RH की वैल्यू 109678, ये जनरली क्वेश्चन में जो गिवन होगी वही लेना। ठीक है, 1/3² माइनस 1/4², n1 माइनस n2। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया अपने पास, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब फिर से इस पे ध्यान रखना बस कि क्वेश्चन हमको किस फॉर्म में आंसर पूछ रहा है, नैनोमीटर में है, एंगस्ट्रॉम में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, उसके हिसाब से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया, सिंपल है, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम इज 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट टू विच दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ओके, ऑल्सो रिपोर्ट द एटम। कौन सा एटम है ये भी बोला गया है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो
डेटा बहुत डिफरेंट तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेटा दे रखा है उसको अपन एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है अपन को कितनी, 6.04, किसमें, इन थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी अपन को कहां दे रखी है, थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट टू विच दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, ऑल्सो रिपोर्ट द एटम। ओके, चलो तो अब देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी से तो अपना काम चलेगा नहीं, अपन को चाहिए टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो अल्टीमेटली कितना आया, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज -6.04 eV। तो ई टोटल मेरे पास ये कैलकुलेशन करने के बाद आ गया -6.04 eV, ठीक है। ये सारे रिलेशंस अपन ने पढ़े जब अपन एनर्जीज पे डील कर रहे थे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन भी पढ़ा था, टोटल एनर्जी का भी पढ़ा था। तो तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे टोटल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होता है टोटल, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया टोटल एनर्जी, ठीक। अब अपन देखते हैं, देखो हाइड्रोजन एटम में आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, -13.6, ठीक, E1, मतलब फर्स्ट से अगर बाहर निकालते हैं तो, ठीक है। और यहां बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम इज 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे एक चीज क्लियर है कि हाइड्रोजन एटम में -13.6 eV होती है, यहां पे आ रही है -6.04। इसका मतलब एटम हाइड्रोजन नहीं है, ये बात क्लियर है, ठीक है। टोटल एनर्जी देखो 13.6 आनी चाहिए थी, -6.04 आ रही है, मतलब हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर है ना ये बात, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कितनी होती है, अगर मैं ये हाइड्रोजन लेता हूं तो वो -13.6 eV होती, और ये जो एनर्जी आ रही है दिस इज 6.04 eV। अब एनर्जी रिलेट करने के लिए भी मैंने तुमको एक तरीका बताया था कि कैसे एनर्जी रिलेट करते हैं। देखो इस तरीके से, हाइड्रोजन लाइक एटम दे रखा है, सिर्फ डिफरेंस किस में आता है, Z² में, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए ही लेता हूं तो हाइड्रोजन के साथ Z², कोई भी एटम हो तो उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, जो हाइड्रोजन की एटम है इनटू Z²। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलो तो इसके हिसाब से देखते हैं अपन यहां पे, और ये ऐसे भी समझ सकते हो, देखो एनर्जी जो होती है वो Z²/n² के रिलेशन में होती है, ठीक। तो यहां पे अब अगर मैं करता हूं, और मैंने ENH लिखा हुआ है तो मैंने नीचे इसलिए n² नहीं लिखा है, इस चीज का ध्यान रखना। 1 के लिए अगर होती है तो नीचे n² से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर किसी और ऑर्बिट के लिए होगी तो n² लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली E1/n² इंटू Z², दिस शुड बी इक्वल टू 6.04, ठीक है। ये किसके बराबर होनी चाहिए, 6.04। तो इसको सॉल्व करना है बस, तो ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन इज 13.6। अच्छा, और आयोनाइजेशन से हम क्यों डील कर रहे हैं, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो 13.6, एन कितना दे रखा है हमको, 3 Z नहीं पता है तो Z ही निकालना है हमको, ये है 6.04 के बराबर। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो देखो Z² लगभग 4 आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका मतलब Z इज 2। तो जो एटम की बात हो रही है वो कौन सा एटम है, हीलियम एटम की बात हो रही है। ऑल्सो रिपोर्ट एटम बोला था, हमने रिपोर्ट कर दिया कौन सा एटम है, हीलियम। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ओके, चलो तो ये वाला एरिया पोर्शन में मिटा देता हूं। अब देखो, अब यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट टू विच दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ओके, अब क्या करना है हमको, एटम हीलियम पता चल गया, ठीक है। मैं इसका रेडियस निकाल लेता हूं थर्ड ऑर्बिट के लिए, और फिर πr² से एरिया निकाल लेंगे, यही पूछ रहा है हमसे, ठीक। तो Rn का फॉर्मूला क्या था, 0.529 इंटू n² अपॉन Z।
हमको थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो 0.529 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन जेड हमने अभी निकाला 2, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2.38 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया थर्ड ऑर्बिट का। हमसे क्या बोल रहा है, हमको निकालना है एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कर दो, 3.14 इंटू ये कितना आया 2.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सेंटीमीटर में या मीटर में डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपन सेंटीमीटर में ले लेते हैं इसको, आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक, ये डेटा मैंने एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा अपने पास 17.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट इन हीलियम एटम। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा बस डेटा घुमा के दे रखा है और कुछ भी नहीं है सर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो यहां पे क्या बोल रहा है, O2 अंडरगोज फोटोकेमिकल डिसोसिएशन। पहले इसको समझते हैं। एक मॉलिक्यूल दे रखा है हमको ऑक्सीजन का, तो कुछ इस तरीके से होगा, O और O का बॉन्ड, उसमें फोटोकेमिकल डिसोसिएशन हो रहा है। फोटोकेमिकल डिसोसिएशन मतलब इसके ऊपर कोई फोटोन प्रोजेक्ट करा होगा, तो इसके पास कोई सर्टेन एनर्जी होगी जो इसकी बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा होगी और उसने बॉन्ड को अल्टीमेटली ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक होने पे किसमें ब्रेक हो रहा है, एक नॉर्मल ऑक्सीजन में, एंड वन ऑक्सीजन एटम मोर एनर्जेटिक देन नॉर्मल, इतना वो उससे ज्यादा एनर्जेटिक है, मतलब एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में। फिर बोल रहा था डिसोसिएशन ऑफ O2 इंटू 2 नॉर्मल एटम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स इतनी एनर्जी। ओके, तो देखो अब सिनेरियो क्या बना कि ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसपे अगर मैं फोटोकेमिकल एनर्जी यूज कर रहा हूं, तो ये ब्रेक कर रहा है अपने एटम्स में, लेकिन उसमें से एक नॉर्मल है और एक एक्साइटेड स्टेट में। फिर हमको ये बोल रखा है कि अगर मैं O2 लेता हूं और उसमें दोनों नॉर्मल में ब्रेक होते हैं, तो दोनों को नॉर्मल में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 498 किलो जूल पर मोल। तो अब आगे बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ इफेक्टिव फॉर फोटोकेमिकल डिसोसिएशन ऑफ O2, मतलब ये एनर्जी कितनी होनी चाहिए फोटोन की, सिंपली ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं, ये समझ में आ गया होगा। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन को। तो देखो जो कंडीशन हमको दे रखी है उस कंडीशन के हिसाब से O2 है, इस पे अगर मैं फोटोकेमिकल डिसोसिएशन करता हूं, H म्यू डिनोट्स फोटोन, तो मेरे पास एक नॉर्मल ऑक्सीजन आ रहा है और एक एक्साइटेड ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, फिर एक दूसरा केस दे रखा है कि O2 पे अगर मैं फोटोकेमिकल डिसोसिएशन यूज नहीं करता हूं तो ये दोनों नॉर्मल ऑक्सीजन में ब्रेक कर रहा है इस तरीके से। ठीक, और इस केस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 498 किलो जूल पर मोल। ठीक, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो पर मोल एनर्जी दे रखी है, मैं एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल लेता हूं। क्या करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें, तो 498 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, क्लियर है बात, हमने सिंपली एवोगैड्रो से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी कैलकुलेट करने की। तो अब क्या बोल रहा है यहां पे कि ये जो एक्साइटेड एटम है इसको 1.967 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, इस डेटा को भी यूज करते हैं अपन। इफ वन एटम in excited state has more energy, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है, और कितनी ज्यादा है ये एनर्जी, 1.967 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में कन्वर्ट कर दो इसको, बाकी सारी एनर्जी जूल में चल रही है, 1.967 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक, तो अब यहां पे फोटोकेमिकल डिसोसिएशन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। देखो ये सबसे पहले इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऑक्सीजन था, ये सिंपली ब्रेक करा ऑक्सीजन नॉर्मल में और ऑक्सीजन नॉर्मल में, और फिर इसमें से एक ऑक्सीजन नॉर्मल को मैंने 1.967 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देके इसको एक्साइटेड स्टेट में ले गया।
ऐसे समझ सकते हैं हम पूरे क्वेश्चन को, ज्यादा इजी रहेगा सॉल्व करना। तो वही काम अब यहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड, देखो यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक, फॉर फोटोकेमिकल डिसोसिएशन, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है, फॉर फोटोकेमिकल डिसोसिएशन ऑफ O2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 498 इंटू 10⁻³ किलो जूल में था, जूल में कन्वर्ट कर लिया, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ठीक, प्लस अब ये तो नॉर्मल वाला केस है ना, प्लस इतनी एनर्जी जो उसको एक्साइटेड स्टेट में लेकर जा रही है, तो इसको भी हमने जूल में कन्वर्ट करके लिखा है 10⁻⁻19 जूल, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, टोटल वैल्यू दिस विल बी 114.19 इंटू 10⁻⁻20 जूल। आप लोग सॉल्व करना है इसको, ये वैल्यू सॉल्व करने पे ये आएगी, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ इफेक्टिव फॉर फोटोकेमिकल डिसोसिएशन ऑफ O2। हमको मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है इसके डिसोसिएशन की, तो एनर्जी आ गई। अब एनर्जी से क्या करना है, वेवलेंथ निकाल लो, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, अब मेरे पास एनर्जी आई गई है, एनर्जी कितनी आई मेरे पास यहाँ पे अभी 114.19 इंटू 10⁻⁻20 जूल। तो एनर्जी से वेवलेंथ निकालना है, E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा, एनर्जी है 114.19 इंटू 10⁻⁻20 इक्वल्स टू h की वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10⁻34, स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं इसको लैम्डा के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1740.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम में अगर भूल रहा होगा तो 1740.2 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आ गया। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में किस में दे रखा है आंसर, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, नैनोमीटर में है, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।